Hello ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. This is me मोहम्मद हमजा मोहम्मद and you are watching program हमारी सेहत. हार्ट अटैक हमारा टॉपिक है. दिल का दौरा. दिल के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं. इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल. मेंबर हैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के और बहुत सारी सोसाइटीज़ के मेंबर हैं, फेलोज़ हैं. इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक फरमान. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका. मोस्ट वेलकम सर. सर आपने इतनी सारी बात की हार्ट अटैक पर. अब देखने वाला ये जानना चाह रहा है कि प्रिवेंशन कैसे हो, कैसे इससे बचा जाए. तो कुछ ऐसी टिप्स आप हमें दे दें. बात की आपने स्मोकिंग वगैरह की, लेकिन थोड़ा इसको हाईलाइट कर दें किस तरीके से और किन किन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करें कि इससे हम बचे रहें. देखिए, एक तो जो मैसेज हमारा है, जो हमारी सोसाइटीज़ की तरफ से भी बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है कि वो ये कि आपको अपने नंबर्स का पता हो. यानी हर बंदे को ओके. आप 18 साल के हो गए हैं, आप एडल्ट हैं, माशाल्लाह समझदार हैं बाप. अब आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके अपने लिए भी और आपकी अपनी फैमिली के लिए भी और आपकी अपनी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए. तो आपने उसके ऊपर बर्डन नहीं बनना. अपने आप को भी हेल्दी रखना है, अपनी सोसाइटी को भी हेल्दी रखना है, अपनी कंट्री को में भी आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आप एक अच्छा इजाफा करेंगे अगर आप हेल्दी रहेंगे. तो आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है. तो आपने ये करना है, पहला काम कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए और आपको अपना नंबर पता हो कि क्या है. यू शुड नो योर नंबर्स. एक हमारी जो सोसाइटी है उसने स्लोगन दिया था कि यू शुड नो योर नंबर्स. आपको नंबर का पता हो कि मेरा ब्लड प्रेशर इस वक्त है क्या. मैं 18 ईयर्स का हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 है. ठीक है. अच्छा, 120/80 भी नॉर्मल, जैसे अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो ये नॉर्मल नहीं है. अच्छा. 120 से कम होना चाहिए सिस्टोलिक, यानी ये ऊपर का ब्लड प्रेशर, और 80 से कम होना चाहिए डायस्टोलिक. तो आपका नॉर्मल कहलाएगा. अब आप आ गए हैं थोड़ा 120/80, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ऊपर आ गए. अब आपको नहीं उसके ऊपर नज़र रखनी है. टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें आप. ठीक है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको चाहिए आप हर महीने 2 महीने में चेक कराते रहें. अच्छा. ठीक है. अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो आप 6 महीने में भी चेक करा के देख लें कि आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ तो नहीं रहा. ऐसा तो नहीं कि 120 से 130 हो गया. इसका मतलब है कि अगले साल ये 140 हो जाएगा. तो अगर आप इतना तेज़ी से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका, तो फिर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा. मैं दवा की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ. तो आपने अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखनी है. ठीक है. आपने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना है, उस कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखनी है. ओके. आपने अपना शुगर चेक करवा लेना है और उस शुगर पर नज़र रखनी है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. और आपने हर साल अपनी जो आप स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं ना, ये स्क्रीनिंग करवानी है. अच्छा. स्क्रीनिंग में आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर का लेवल, आपका अपना जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल. ठीक है. आपको अपने नंबर्स का पता हो. इसी तरह से फिर आपका वेट, आपको अपना वेट पता हो. आपका वेट गेन तो नहीं कर रहे आप. वो एक फिर वो बॉडी मास इंडेक्स है, वो फिर आपने मालिश से मिलेंगे तो आपको बताएगा कि आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए. वो हाइट के हिसाब से भी है. ठीक है. ठीक है. तो आपको इसी तरह से अपनी वेस्ट का पता हो. आप मोटापे का शिकार तो नहीं हो रहे. बाद लोगों का वेट इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पेट बढ़ता जाता है उनका. तो जो सेंट्रल ओबेसिटी है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर इस्केमिक हार्ट डिसीज. तो वो सेंट्रली ओबीज भी नहीं होना चाहिए, आदमी का पेट नहीं बढ़ना चाहिए. ठीक है. तो वो आप इसलिए ये सारे नंबर्स आपको पता हो, ये आप लिख के रख लें कि मेरे ये नंबर्स हैं. वो जो आप कोटेशन कह रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स ये वाले आपको पता हो. आपके ब्लड प्रेशर का नंबर, आपके शुगर का नंबर, आपका कोलेस्ट्रॉल का नंबर, आपका वेट, आपकी जो आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो. तो फिर आप जो है अगर इस पर नज़र रखेंगे, उनको कंट्रोल रखेंगे, इनके ऊपर बढ़ने नहीं देंगे इनको, तो फिर आप बहुत हद तक अपने आप को इस्केमिक हार्ट डिसीज से बचा लेंगे, हार्ट अटैक से बचा लेंगे. और बाकी इसी तरह से फिजिकली इनएक्टिव नहीं होना चाहिए. आपको एक्टिव होना चाहिए. और एक्टिव होने आप अपना देखें कि मैं कहाँ अपने आप को वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, तो मैं कैसे ये बरकत ला सकता हूँ. जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी. तो लोग कहते हैं बस आप डबल पार्किंग भी करूंगा, ट्रिपल भी करूंगा, दुकान के सामने ही खड़ा करूंगा, चाहे पीछे ट्रैफिक जैम हो जाए. तो आपने अपनी सोसाइटी को भी तकलीफ नहीं देनी, अपने आप को भी तकलीफ नहीं देनी. आप भले आपको दूर जाके पार्क करना पड़े, आप वॉक करके आए वापस उस शॉप तक, आप एक्टिव हो जाएंगे. आप लिफ्ट यूज ना करें, आप स्टेयर्स यूज करें. क्या इशू है सर? साथ में आपको रेकमेंड करेंगे कि आपने इतने मिनट वॉक करनी चाहिए या जॉग वगैरह. अगर आप मोटापे का शिकार नहीं हैं तो आपको 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक डेली करनी चाहिए. ओके. अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डेली एटलीस्ट 5 days a week तो होनी चाहिए. ओके. ठीक है.
और अगर आप मोटापे का शिकार हैं फिर आपको वॉक और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी और फिर आपको पूरा अपना डाइट प्लान अपना डाइट प्लान वगैरह। जी। अच्छा सर, अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है एक बार, उसके बाद उसको क्या प्रिवेंशन और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? हाँ, वो जो अभी तक हमने बात की तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, हार्ट अटैक नहीं हुआ। अब जब हार्ट अटैक हो गया है तो अब एक बार उसको वो क्या फील कर चुका है दर्द। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब हार्ट अटैक हो गया ना तो एक बात तो आप याद रखें कि जो लोग भूल जाते हैं बार बार, और ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है इसका, ये उनको भी याद रखने की है और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी फैमिली है, उनके जो फिजिशियंस हैं, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उन सबको ये बात का ख्याल रखना है कि इनकी दवा अब सारी ज़िंदगी चलेगी और उनको दवा बंद नहीं करनी। वो दवाई जो हार्ट अटैक के अब वो कहेंगे डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ठीक है, अब हम क्यों दवा खाएं? अब वो फिर 1 साल के बाद आते हैं डॉक्टर के पास और वो कहते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है। भाई क्यों आप दवा खा रहे थे? दवा तो हमने छोड़ दी थी। तो क्यों छोड़ दी थी? मैं तो ठीक था। मैं मोहल्ले के मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि अब तो तुम ठीक हो। तो उसने कहा ठीक हो, इन्होंने ये समझा कि दवा बंद करनी है, उन्होंने दवा बंद कर दी। इसी तरह से कोई रिश्तेदार आते हैं तो बिल्कुल ठीक हो, अब क्या दवा खा रहे हो आप, ऐसा करो तुम ये खाओ, तो वो देसी नुस्खा बता देते हैं। तो लोग दवा छोड़ देते हैं। फिर उनको जब दोबारा से अटैक होता है, दोबारा से तकलीफ होती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास फिर चल के आते हैं, ये दवा हमने दवा बंद कर दी। तो दवा सारी जिंदगी चलेगी, दवा कम हो जाएगी, बंद नहीं होगी। अच्छा, इसकी मिसाल मैं लोगों को ऐसे देता हूँ कि देखो आपके पास घर में एक दफ़ा चोरी हो गई, चोर आ गए, ठीक है, और आपको पता चल गया भी चोरी भी हो गई और आपका नुकसान भी हो गया। अब आप कभी भी कोई आपको ऐसा कहे कि यार रोज़ तो चोरी नहीं होती, तुम रोज़ाना रात को ताले लगा रहे होते हो, तुम सिक्योरिटी कैमरे लगा रहे हो, तुम अलार्म लगा रहे हो, तो तुम कहो कि यार क्या ज़रूरत है इसकी, अब तो 1 साल भी हो गया, अब क्या बस अब कोई चोरी नहीं हुई 1 साल के बाद, तो अब मैं ऐसा करता हूँ आज ताले नहीं लगाता, मैं आज अपने घर के कैमरे वैमरे की ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो गया तो ख़राब रहने दो, क्या मसला है, और जो हमारी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनकी फ़ीस नहीं जा रही, बंद कर दो उनकी, कोई मसला नहीं। करोगे ऐसा? लोग आके मशवरा देंगे आपको कि नहीं रोज़ थोड़ी होती है, तुम तो रोज़ परेशान हो रहे होते हो। तो आप उसको ये कहोगे भाई तुम्हारे यहाँ तो नहीं हुई ना चोरी, बिल्कुल मेरे यहाँ हुई है, मुझे करने दो जो मैं कर। तो आपका हार्ट भी आपकी एक दौलत है ना, दौलत है आप, ठीक है, उसका आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने उसका ख्याल ही रखा तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो इसलिए एक दफ़ा जब अटैक हो गया ना तो अब सारी ज़िंदगी के लिए आपने एहतियात करनी है। सर सारी ज़िंदगी दवाई लेनी, सारी ज़िंदगी दवाई लेने की, लेकिन फॉलो अप भी करवाना है। जी, सारी ज़िंदगी आपने एक तो दवा लेनी है पहली बात, और सारी ज़िंदगी आपने अपने आपको लाइफस्टाइल को ठीक रखना है। अच्छा। जो पहले आपने बेहतियाती की है अब नहीं करनी। खुराक आपकी पहले ठीक नहीं थी, अब आपने ठीक करनी। पहले आप इनएक्टिव थे, अब एक्टिव रहेंगे आप, ठीक है। पहले आपको नहीं पता होता था कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी शुगर कितनी है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, अब आपको मालूम होना चाहिए। हर 6 महीने में, साल में आप अपनी सारी स्क्रीनिंग कराएंगे, अपने मॉलेज से रब्ता रखेंगे। जो मेरा पर्सनल मुशाहिदा है वो ये है कि अगर 2 महीने से ज़्यादा लेट होता है ना पेशेंट, अपने डॉक्टर के पास नहीं आता फॉलोअप में 2 महीने से ज़्यादा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा होता है। या तो वो वॉक करना भूल जाता है, या वो अपनी शुगर नहीं चेक करा रहा होता, उसकी शुगर बढ़ी हुई होती है, या उसका कोलेस्ट्रॉल का कोई कुछ पता नहीं होता, अपने ब्लड प्रेशर का कुछ पता नहीं होता, दवाई कभी वो खा रहा होता है, कभी नहीं खा रहा होता है, फिर उसको भूल जाता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था। वो कहता है डॉक्टर साहब आपने तो कहा था 2 महीने के बाद दवा छोड़ देना। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने कहा था 2 महीने के बाद दिखाना, ये थोड़ी कहा था कि 2 महीने के लिए खाना दवा। लेकिन दवाई सारी 2 महीने के लिए खाता है और उसके बाद आता नहीं है, फिर वो, और फिर इसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वो भूल जाते हैं। तो इसलिए देखिए इंसान है, इंसान का नाम ही ऐसा है कि वो भूलता है, तो उसको एक रिमाइंडर चाहिए। अगर वो अपने डॉक्टर से रब्ता रखेगा उसको रिमाइंडर मिलता रहेगा। अच्छा सर, ट्रीटमेंट की बात करनी है, लेकिन एक सवाल है, सोशल मीडिया का दौर है, सब फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। अब मैंने फेसबुक ओपन किया, कोई बंदा जो है दुबई में बैठा हुआ है, कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, और आप जो हो किसी और पोजीशन पे हो, अच्छी पोजीशन पे नहीं, और आप देख रहे हो तो आप टेंशन का शिकार हो जाते हो। अब क्या ये टेंशन हार्ट अटैक कर सकती है? क्योंकि रिसर्चेस शायद हैं कि हार्ट अटैक का सोशल मीडिया से कोई लिंक वगैरह है, तो उस पर ज़रा आप एलैबोरेट करें। अच्छा, एक तो ये मैं सोशल मीडिया और ये जो स्क्रीन टाइम है ना आपका, ये आपके स्ट्रेस में इजाफे का सबब तो बनता है, तो बिल्कुल 100% ट्रू है ये चीज़, तो बिल्कुल कि आपके स्ट्रेस लेवल, तो मेरे पास अब यंगस्टर्स जो आ रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमें कुछ हो रहा है, घबराहट हो रही है, और जो है ना वो लगता है कुछ हो जाएगा, अभी कोई हार्ट अटैक हो जाएगा हमें। स्मोकिंग के बाद ये रीज़न हो सकता है। अगर वो मुझे कहते हैं ना तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम ऑनलाइन काम करते हो, कहता है हाँ। तुम्हारा स्क्रीन टाइम, वो सारी रात वो जाग रहे होते हैं और उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है,
उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती तो उनको वो पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं। अच्छा, पैनिक अटैक्स भी तो स्ट्रेस ही है ना एक तरह का। अब अगर आपको ये सारा कुछ है तो स्ट्रेस एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स तो में तो आता है, तो उसको आप एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर तो काउंट करेंगे। ये आपकी शुगर के लेवल को भी बढ़ाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है वो कुछ जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो जो रिलीज होते हैं तो वो भी आपको ख़राब कर रहे होते हैं। तो आपका जो ओवरऑल जो हेल्थ स्टेटस है वो ज़रूर ख़राब होगा इससे। लेकिन ये डायरेक्टली हार्ट अटैक का सबब बनता है कि नहीं, ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन बाकी चीज़ें कर रहा है तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ वगैरह भी कंट्रीब्यूटिव फैक्टर तो है ये। लेकिन आप ये कहेंगे कि किसी को देखिए, किसी को इमोशनल स्ट्रेस हुआ बहुत ज़्यादा, एकदम से ब्लड प्रेशर शूट कर गया और उसमें उसको हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि जो आपका प्लैक रप्चर होता है ना, ये जो हम बात कर रहे थे शुरू में जी, ये प्लैक रप्चर हो जाता है और फिर थ्रम्बस बन जाता है। ये प्लैक जो रप्चर होता है स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, अब स्ट्रेस क्या है कि शुगर एकदम बढ़ गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने एकदम से, आप स्ट्रेस में हैं, आपने स्मोकिंग शुरू कर दी, आपने डबल ट्रिपल कर दी स्मोकिंग। इसी तरह से आप स्ट्रेस में, आपका जो है ब्लड प्रेशर शूट कर गया, एकदम 200 पे चला गया। तो ये क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये प्लैक को रप्चर कर देते हैं। अब प्लैक आपका वैसे ही वल्नरेबल था, थिन था, वो उसको रप्चर होना था, लेकिन वो इस स्ट्रेस की वजह से जल्दी रप्चर हो गया। अच्छा सर, ये हॉलीडेज में देखा गया, एक रिसर्च थी सामने से गुजरी थी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हार्ट अटैक का रेट बढ़ जाता है क्योंकि वो हॉलीडे होता है और हॉलीडेज का उससे कोई ताल्लुक है। इज इट ट्रू? अब ये हॉलीडे यानी जो आप कह रहे हैं कि ये जो छुट्टियां वगैरह आती हैं उसमें हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? अगर ऐसा आपका डेटा है तो उसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे समझ आती है वो भी यही है कि देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ, जैसे आप उसको अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट करें कि ईद के दिनों में आपकी ईआर में रश बढ़ जाता है। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों होता है? ईटिंग, जो बिंज ईटिंग जो होती है ना, आपने खूब खाया, खूब फला की दावत पे गए, फला की दावत। अब आपको देखिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई था, आपको डॉक्टर ने कहा था कि भाई एहतियात करना। अब आप जाए ना, किसी मैं भी किसी के पास जब जाए, तो मुझे याद है मैं अपने एक डॉक्टर साहब के पास गया ईद मिलने, और ये बकरीद का ज़माना था, तो उन्होंने ना पाए वाए ले आए, नहारी वारे बना के और मेरी प्लेट में डाला। मैंने कहा अरे भाई ये नहीं खाते क्या? लगे अरे डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता, आज आप जाके डबल वो ले लीजिएगा कोलेस्ट्रॉल की दवा। मैं नाम नहीं ले रहा उस दवा का। तो उन्होंने कहा कि ये आप डबल गोली खा लीजिएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल सही हो जाएगा, ईद एंजॉय करें, कुछ नहीं होता। ओके, ये देखते ना कि कुछ नहीं होता, ये खाएं आप। तो इस तरह कुछ नहीं होता करते हुए कि यार चलो आज खा लेते हैं, कल परहेज कर लेंगे। अब आपकी ईद के दिन 5 छुट्टियां हैं आपके पास, उन 5 छुट्टियों में आपने डेली जाके दावतें खाई, खूब आपने मुर्गन चीज़ें ले ली, तो आपका ब्लड प्रेशर और शुगर तो बढ़ेगा ना। और फिर ज़ाहिर है, आप अगर पहले से ही इन चीज़ों का शिकार थे तो आप बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाएगी, वो अनकंट्रोल होगी, फिर वो स्ट्रेस और सारा कुछ मैंने आपको कहा, तो वो प्लैक रप्चर हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं सर। ट्रीटमेंट जब हार्ट बिंज ईटिंग की वजह से, बिंज ईटिंग की वजह से सर, ये ट्रीटमेंट की बात करते हैं थोड़ी सी। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कैबेज भी सुना है, ये सब क्या होता है? ज़रा एक एक करके उसको एलैबोरेट करते हैं। लोग कहते हैं स्टेंट डालना पड़ेगा, डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट को, और फिर पेशेंट घबरा जाता है। देखिए, आपकी मेजर आर्टरी ब्लॉक हो गई है। हमारे हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं, ठीक है। मेजर एक ही आर्टरी होती है हार्ट में, जो मेजर हार्ट अटैक होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, जैसे वो 3 में से एक ब्लॉक हो जाए। अब ब्लॉक में ज़ाहिर है प्लैक था, वो रप्चर हुआ, वहाँ पे आके जो प्लेटलेट्स हैं खून जमाने वाले फरियाद वो जमा हो गए और एक थ्रम्बस बन गया। अब वो आर्टरी चोक हो गई, अब उसकी सप्लाई आपने रिस्टोर करनी है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसको वहाँ से जो थ्रम्बस है इसको रिमूव कर दें। पहले इस ज़माने में ये होता था, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन वो बहुत कम है, कि एक दवा दी जाती है जो खून को बिल्कुल पतला कर देती है। तो जब खून बिल्कुल पतला कर देती है तो वो वहाँ से डिजॉल्व हो जाता है क्लॉट, और सप्लाई रिस्टोर हो जाती है। लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 50-60% है। तो इसलिए क्लास 1 इंडिकेशन नहीं है पूरी दुनिया में। अब ये जहाँ आपके पास एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं, तो उसका जो सक्सेस रेट है वो 50-60% है। हम जो एंजियोप्लास्टी करते हैं ना, जैसे मैं भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं भी करता हूँ, तो हम ये करते हैं कि उस आर्टरी को अप्रोच करते हैं, उसके अंदर एक वायर डाल देते हैं, उस वायर के थ्रू फिर हम उस जो क्लॉट को रिमूव करते हैं, और फिर वहाँ पे दोबारा क्लॉट ना जमे, हम एक स्टेंट डाल देते हैं। अच्छा, तो इस तरह सप्लाई रिस्टोर हो जाती है और दोबारा आर्टरी के बंद होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये है एंजियोप्लास्टी। अच्छा, ये स्टेंट डालने के प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी हम कह सकते हैं। और सर, ये कैबेज कहा जाता है? कैबेज हार्ट अटैक की सूरत में आमतौर पे नहीं किया जाता। ओके, आमतौर पे नहीं किया जाता।
हार्ट अटैक की जरूरत नहीं। लेकिन ये होता है क्या? लेकिन ये कैबेज होता है कि आप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ओके। ठीक है, इसमें होता है कि आपकी अगर आर्टरीज ज़्यादा चौक हैं, मिसाल के तौर पे एक आर्टरी ब्लॉक नहीं है बल्कि आप एंजाइना की वजह से आए या हार्ट अटैक की वजह से भी आए, लेकिन आपकी जब एंजियोग्राफी की तो पता चला कि जनाब आपकी तो एक आर्टरी ब्लॉक नहीं है बल्कि 3 ब्लॉक हैं और कई जगह से ब्लॉक है। तो अच्छा। अब ज़ाहिर है आपको कितने स्टेंट लगेंगे, आपने कहा 3 आर्टरीज होती है, तीनों ही यानी ब्लॉक हैं। एनाटॉमी अच्छा। आपकी इतनी खराब है, इतनी ज़्यादा जगहों से चोकिंग है मामला हाथ से गुजर गया। अच्छा। कि आप स्टेंट से आपको शायद फ़ायदा ना हो, ठीक है ना। जब स्टेंट से फ़ायदा आपको नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर बाईपास किया जाएगा। तो वो बाईपास में करते ये हैं कि हम उसमें आर्टीरियल ग्राफ्टिंग भी होती है और वीनस ग्राफ्टिंग भी होती है। तो हम हार्वेस्ट करते हैं कि एक कंधे से एक आर्टरी निकलती है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, उसको फिर हम मेजर जो एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी है उसके साथ एनास्टोमोस कर देते हैं, उसके साथ उसका कनेक्शन बना देते हैं। सही। तो उसको सप्लाई फिर कंधे की आर्टरी से चल रही होती है। इस तरह से आप देखेंगे जो बाईपास होता है लोगों की लेग्स में से वीनस जो ग्राफ्ट है वो हार्वेस्ट करते हैं, पाँव से निकाल के सेफनेस वेन जो है सेफनेस वेन निकाल लेते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसको प्रिपेयर करके फिर उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो ऑडियंस के कुछ सवाल आते हैं, कुछ 3-4 सवाल हैं मैं आपको पूछना चाहूँगा। सर अगर डॉक्टर स्टेंट डालने का कहे, जिस पर आपने अभी बात भी की, तो क्या ये कर लेना ओके है, मसला तो नहीं है इसमें, अगर डॉक्टर कह रहा है तो? देखिए डॉक्टर कह रहा है तो सही कह रहा होगा, मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सही कह रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए आपको। सही। लेकिन आपको अगर किसी वजह से भी आप समझते हैं कि हमारे मरीज को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है और वो ठीक है और आपको डाउट है, ठीक है, तो ये आपका राइट है कि आप सेकंड ओपिनियन ले लें। अच्छा, आप फिर सेकंड ओपिनियन? लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर अगर कह रहा है तो सही कह रहा है। आपको अगर डाउट है आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, वो तो आपका राइट है। लेकिन देखिए इमरजेंसी जब होती है आपको पता है कि हार्ट अटैक हुआ है, सही है, आपको पता है कि हार्ट अटैक हुआ है और डॉक्टर कह रहा है कि इनकी एंजियोप्लास्टी ज़रूरी है, इनको तकलीफ से बचाने के लिए, इनकी जान बचाने के लिए, तो फिर आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको ट्रस्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर के ऊपर कि वो सही कह रहा होगा। सही। सर चाय पीने से कोई हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक हो सकता है, ये सवाल? नहीं, चाय पीने से कोई हार्ट अटैक नहीं होता। सर पाँव में दर्द अगर हो तो क्या ये हार्ट अटैक का इनिशियल सिम्टम कहलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सर डायबिटीज़ के, लेकिन एक इसमें कंडीशन कर दूँ मैं कि देखिए ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, ये हमारी हर जगह की आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ओके। तो एक डिसीज इसका हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, ठीक है। अगर आपके पैर में तकलीफ चलने से हो रही है, जिसको हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं ना, वो चलने से आपका पैर में इतनी तकलीफ होती है आपको बैठना पड़ता है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो सकती है। अगर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज है तो बहुत चांस है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी हो। तो इस तरह का कोई रिलेशन तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि पैर में तकलीफ हो रही है तो लाजमी हार्ट अटैक हो रहा है उस वक्त। सर ये सवाल है, डायबिटीज़ के मेडिसिन ले रहे होते तो वो हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर देती हैं? डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लें, जो डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं वो हार्ट अटैक से बचा देती हैं? ये नहीं, एक तो उसमें देखिए ये चीज़ ये है कि अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल होगी तो आपका जो प्लैक है ना वो वल्नरेबल नहीं रहेगा, वो रिस्क पे नहीं होगा, उसका जो कैप है वो स्ट्रांग होगा और वो रप्चर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो बिल्कुल हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम होगा। लेकिन कुछ जो दवाइयाँ हैं हमारी जो शुगर की, उनका एक डायरेक्ट बेनिफिट भी है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। सही। ठीक है, तो वो जैसे हमारी अब कुछ रिसर्च हो रही है, ये जो कुछ अब सारे उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, वो हमारा आज का मौजू नहीं है, लेकिन कुछ अद्वियात ऐसी हैं लेकिन ये बात सही शुगर है की कि जो वाक़तन ऐसा है कि जिनसे हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। सारी ज़िंदगी अगर किसी ने स्मोकिंग किया, आपने स्मोकिंग की बात की, तो अब कोई छोड़ने का फ़ायदा है? हाँ, कुछ लोग जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि हमने सारी ज़िंदगी की है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, तो ये क्या आप रिकमेंड करें? नहीं, छोड़ने का फिर भी फ़ायदा ही है। सर अगर किसी को इस तरह का मसला होता है हार्ट की आर्टरीज में, तो अक्सर कहते हैं नींबू वगैरह लो, तो वो जो है ना, अगर माइनर लेवल पे होता है तो इसका कोई फ़ायदा होता है? देखिए ये जो भी आपकी जो वेजिटेबल्स है ना, ये अगर आप इनका जो कंटेंट आप अपनी डाइट में बढ़ा देंगे तो हर वेजिटेबल का फ़ायदा है, इंक्लूडिंग लेमन जो आप कह रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि लेमन जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व करता है। अब इस पे कोई रिसर्च कोई बाकायदा नहीं है, लेकिन जिस किस्म की भी वेजिटेबल्स हैं आप उनका कंटेंट बढ़ा दें, आपका कोलेस्ट्रॉल खुद ही कम हो जाएगा। सही है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जी जी, सही। अच्छा सर, जाते जाते आप पब्लिक को क्या कोई मैसेज अवेयरनेस का? बातें तो काफ़ी हो गई हैं और मेरा ख्याल है उसमें ही से मैं इसको समराइज वे में आप अपनी
जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि देखिए आपका दिल एक एक आज़ाए रईसा जो होते हैं उनमें से एक उज़्व है, और दिल अगर काम करता रहेगा तो ज़िंदगी चलती रहेगी। तो इसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ ये कि आप अपने दिल का ख्याल रखें, बल्कि अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके लोग हैं उनके भी दिल का ख्याल रखें। और जो मैंने आपको बताया कि ये जो 5 रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप बचना चाहते हैं दिल की बीमारी से, तो इन 5 रिस्क फैक्टर्स जो सारे के सारे मॉडिफाइबल हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, इन पे आप नज़र रखें और इनसे आप बचने की कोशिश करें। अपने आप को भी बचाएं और अपनी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी बचाएं। वो डायबिटीज़ है, वो हाइपरटेंशन है, वो आपका स्मोकिंग है, और वो आपकी जो है जो फिज़िकल इनएक्टिविटी है, और कोलेस्ट्रॉल है। तो इन पाँचों चीज़ों का आप ख्याल रखें कि कोई भी इस तरह की चीज़ इसका आप शिकार ना हो। आपको शुगर नहीं होनी चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर आपका काबू में रहना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहना चाहिए, और आपको बिल्कुल भी सिगरेट और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके करीब भी नहीं फटकना चाहिए, और आपको बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। और जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सर, फॉर बीइंग हियर सर। जान है तो जहान है। अगर आप दिल वाले बनना चाहते हो तो अपने दिल का ख्याल रखें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक नए एपिसोड में मुलाकात करेंगे एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।